और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जेएनयू तशद्दुद मामले पर क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है जांच की जिम्मेदारी। क्राइम ब्रांच के एहलकार पहुंचे जेएनयू। आपको एक बार फिर बता दें कि दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जेएनयू तशद्दुद मामले पर क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है जांच। क्राइम ब्रांच के एहलकार पहुंच चुके हैं जेएनयू। आपको बता दें कि कल शाम से जेएनयू में हंगामा बरपा है। दो ग्रुपों के बीच झड़प की खबर है। कुछ नकाबपोश भी अंदर कैंपस में घुसे थे, जिसके बाद लेकर काफी हंगामा हुआ। तकरीबन 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, जिनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, जिन्हें एम्स में दाखिल कराया गया था। जेएनयू तशद्दुद मामले में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है जांच की जिम्मेदारी। क्राइम ब्रांच के एहलकार जेएनयू पहुंच चुके हैं इस वक्त। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़े हैं। खुर्रम, बड़ी खबर आ रही है जेएनयू तशद्दुद मामले में क्राइम ब्रांच को जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्राइम ब्रांच की टीम जेएनयू पहुंच चुकी है इस वक्त। देखिए, यहाँ पर पहुंच रही है और इस जांच की जिम्मेदारी क्योंकि क्राइम ब्रांच को दी गई है। अभी तो यहाँ पर है कि वो किस तरीके से यहाँ पर जिम्मेदारी थोड़ी में ही यहाँ पर दौरा करने की बात की जा रही है कि थोड़ी देर में ही यहाँ पर जो टीम है वो पहुंचने वाली है और वो जांच करेगी कि आखिर किस तरह से कुछ नकाबपोश और करता रहा वो जो मारपीट होटल में होटल में गए थे और अलग अलग जगहों जा रहे थे तो किस तरह से पूरा सुबह आखिर ये झगड़ा क्या है, तो ये इस पूरे मामले की क्राइम ब्रांच जांच करेगी। लेकिन अभी तक यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ी देर पहले कुछ मीडिया को जरूर एंट्री दी गई थी, लेकिन मीडिया को फिर रोक दिया गया है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि आखिर मीडिया कल इतना बड़ा मामला हुआ है, सारे हॉस्टल में तोड़फोड़ हुई है, मीडिया को पूरे तौर से अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये सवाल है, आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन है, इंतजामिया है, वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। आखिर वो तस्वीरें वो देश को दिखाना चाहते जो कुछ यहाँ पर हुआ है। हालांकि ये जरूर कहा गया है हालात कंट्रोल में है, जब सब चीजें कंट्रोल में है तो फिर अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। 7 बजे से एक झगड़ा शुरू होता है, 6 बजे के करीब 5 से 6 बजे के करीब यहाँ अंदर जो है शुरू हो जाती है। लाठी डंडे लेकर के 50-60 लोग अंदर घूमते रहते हैं। यानी कि जब तक तो बहुत सारे लोगों को चोट जो ढाबा है अब वहां पर। चलिए खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही, आपके पास दोबारा आने की कोशिश करेंगे। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे और नजर रखेंगे जेएनयू की ही खबर पर। जेएनयू तशद्दुद मामले पर राम गोपाल यादव ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि जब से मरकज में बीजेपी आई है, जेएनयू को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है। राम गोपाल ने कहा कि यूनिवर्सिटी में चेहरा ढककर गुंडे जाएं और पुलिस और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रहे, ये एक अफसोस की बात है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हैं। सर, देखा जाए तो जिस तरह से जेएनयू में एक बार फिर हिंसा भड़की है, आपको भी पता चला होगा, कैसे देखते हैं इसको आप? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की जो कुछ सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक है, लेकिन पिछले 4-5 साल से, या ये कहें हम कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अभी जेएनयू में लगातार गड़बड़ियाँ डेलिबरेटली की जा रही। जेएनयू का जो कैरेक्टर था, जिस तरह के उसके प्रोडक्ट हैं और जिस तरह से वहाँ से
कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने जेएनयू मामले पर दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए। इसके साथ ही इन्होंने नकाबपोशों पर भी सवाल खड़े किए। हमारी नुमाइंदा रंजीता ने कपिल सिब्बल से खास बातचीत की। के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल हमारे साथ है बात करने के लिए। सिब्बल जी, जिस तरह से कल जेएनयू में हुआ, नकाबपोश लोग घुसे, उसमें वायलेंस हुआ, दर्जन भर से ज्यादा जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो एम्स में एडमिट है, कईयों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। किस तरह से इस पूरे मामले को आप देखते हैं? ये तो साजिश है, साफ साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब देना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जो नाकाब लोग, जो मास्क लोग थे, ये इनकी एंट्री आईआईटी में कैसे हुई, इसको कैसे जाने दिया? आपको मालूम है कि कोई भी आईआईटी में जाता है बिना अनुमति के वो जा नहीं सकता। और ये लोग तो मास्क लोग थे, इनके हाथ में डंडे थे, इनके हाथ में आयरन रॉड्स थी, ठीक है ना? तो कैसे जाने दिया और किसने अनुमति दी इनको अंदर जाने की? और जब अंदर गए तो वाइस चांसलर क्या कर रहे थे? वहाँ जब हिंसा का माहौल था और हिंसा हो रही थी, तब वाइस चांसलर क्या कर रहे थे? क्या वाइस चांसलर ने गृह मंत्री को फ़ोन नहीं किया? क्या उसने कमिश्नर ऑफ पुलिस को फ़ोन नहीं किया? उनकी मदद क्यों नहीं मांगी? कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या कर रहा था? पुलिस तो बाहर खड़ी हुई थी, अंदर जा नहीं रही थी, तो इसका मतलब नहीं जा रही थी क्योंकि वाइस चांसलर ने अनुमति नहीं दी। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या कर रहा था? कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या गृह मंत्री को उन्होंने फ़ोन किया? गृह मंत्री क्या कर रहे थे? तो सवाल उठता पहले ये है कि एंट्री कैसे हुई, दूसरा वाइस चांसलर का क्या रोल रहा, तीसरा कमिश्नर ऑफ पुलिस का क्या रोल था, चौथा गृह मंत्री का क्या रोल था। तो ये सब तो हमें लगता है कि इनका प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी कि इन लोगों को पीटो, मारो और हिंसा का माहौल बनाओ ताकि लोग डर जाएं। और यही होता है जब तानाशाही हो और डिक्टेटरशिप के दौर में देश आगे बढ़ रहा हो, तो ऐसा ही होता है। ऐसा ही इन्होंने जामिया इस्लामिया में किया और उत्तर प्रदेश में भी यही हो। किस विश्व में, किस देश में पुलिस के लोग अपने खुद लोगों को मारते हैं, गोली चलाते हैं उनके ऊपर? मैं पूछना चाहता हूँ, हांगकांग में भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं? नहीं, कड़ी दर कड़ी जिस तरह से आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि वहाँ जो जेएनयू का प्रशासन था वो क्या कर रहा था, पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे थे, गृह मंत्री क्या कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप सबको सवाल या निशान के घेरे में खड़ा कर रहे हैं इस पूरे मामले को। क्यों नहीं? कहीं ये जवाब तो देना पड़ेगा ना। ऐसे एंट्री होती कैसे है? अभी मैं जाऊँ वहाँ जेएनयू में तो मेरी एंट्री नहीं हो सकती जब तक अंदर से कोई अनुमति नहीं मिलेगी। कोई फ़ोन नहीं करेगा कि हाँ इनको अंदर आने दो। कौन कर रहा था फ़ोन? क्यों अंदर आने दिया? वाइस चांसलर क्या कर रहे थे? तो ये सब घेरे में है, क्योंकि ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और ये इंक्वायरी से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इंक्वायरी में होगा क्या, ये किसी और को दोषी ठहराएंगे। हमने पहले भी देखी है ऐसी इंक्वायरी। जो लोग मारे जाते हैं वही दोषी बन जाते हैं, वही अक्यूज्ड बन जाते हैं। एफआईआर उनके खिलाफ ही होती है। जो मारते हैं उनको बहाल किया जाता है। क्या सॉल्यूशन है? क्या इस पर क्या किया जाए? ये तो जनता को अब पहचान जाना चाहिए कि किस किस्म की सरकार यहाँ देश में बैठी हुई है और किस रास्ते पे देश को ले जा रही है। लेकिन कहा भी जा रहा है, जिस तरह से कल प्रियंका गांधी पहुंची, तमाम दूसरे जो नेता पहुंचे, कहा जा रहा है कि राजनीति भी की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राजनीति की क्या बात है? अगर छात्रों के ऊपर वार हो, 25 लोग घायल हो जाएं, तो वहां कोई राजनीतिक दल का नेता जाए तो वो राजनीति हो गई। और ये अगर बैठ के वहां देखते रहें और कुछ ना करें, वो राजनीति नहीं है। इस्तीफे की मांग करते हैं? बिल्कुल। मैं तो समझता हूं कि इस्तीफा देना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। किनके? क्या गृह मंत्री के? देखिए, ऐसा है कि गृह मंत्री तो इस्तीफा देंगे नहीं, उनके तो अपने लोग, उनके अपने एजेंडे हैं, वो क्यों इस्तीफा देंगे? लेकिन फिर भी वाइस चांसलर को बर्खास्त करना चाहिए, मैं समझता हूँ। कमिश्नर ऑफ पुलिस को करना चाहिए। और ये भी पता, जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, किस तरह से ये हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बिल्कुल। तो कपिल सिब्बल हमारे साथ है बात करने के लिए, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसके साथ ही जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। वाइस चांसलर का इस्तीफा होना चाहिए, पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा, और यहां तक कि गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और जेएनयू मामले पर एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। जेएनयू में हुए स्टूडेंट्स पर हमले के मामले में असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछ रहे थे, सर जिस तरह से कल जेएनयू में स्टूडेंट्स पर हमला हुआ, क्या फर्स्ट रिएक्शन है आपका इस मामले में? मुझे इटली में वो ब्राउन शर्ट्स की तारीख याद आ गई कि कैसे वहाँ पर मुसोलिनी के ब्राउन शर्ट्स ने फासिज्म को इसी तरीके से प्रमोट किया था कि वहाँ के स्टूडेंट्स पर हमला करना
और हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने चेहरों को ढाँप कर कवर करके यूनिवर्सिटी में अंदर घुसकर गुंडागर्दी करना, एक स्टूडेंट्स पर हमला करना, उनकी जान लेने की कोशिश करना, ये सब क्या बताता है? ये हमारे भारत का कैपिटल है और दिल्ली में कैपिटल ऑफ मुल्क में अगर ऐसा होता है, ये पहला वाक़या नहीं है। जामिया मिलिया में हो गया, JNU में हुआ, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जो लोग अपने चेहरों को बुज़दिली से छुपा कर आए थे उनको सरकार की पूरी तायद हासिल है। और पुलिस के नाक के नीचे वहाँ के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को एक लड़की है उस पर हमला होना, फिर बाद में जो लोग मालूम करने के हकीकत उन पे हमला करना, ये तो पूरे हिंदुस्तान की छवि को ख़राब कर रहा है। सारी दुनिया में हमारा मजाक हो रहा है कि ये स्टूडेंट जो है ये कल ये मुल्क की क़यादत करेंगे, कल मुल्क की जिम्मेदारी उनके कंधों पे रहेंगी और ये सरकार जो है इस तरह की हरकत कर रही है। तो यकीनन ये पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है और इनकी इजाज़त के बगैर ये काम नहीं हो सकता। सर, आप कह रहे हैं सरकार इसके पीछे है, सीधे सीधे आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पीछे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसलिए कि पुलिस की मौजूदगी में कैसा कोई बाहर का अंदर आ सकता है यूनिवर्सिटी में? जब तक कोई स्टूडेंट नहीं है वो कैसे अंदर आ सकता है? और फिर उनको वीडियो बताया जा रहा है कि पुलिस उनको सेफ पैसेज दे रही है, उन लोगों को वो धमकी दे रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को। ये क्या हो रहा है? आप अंदर घुस के लेडीज़ हॉस्टल में हमला कर देते हैं, ये तो ठीक नहीं है ना, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और मैं तो देश के तमाम जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप ये देखिए, ये जो गंदगी फैल रही है वो अब सबके घर तक पहुँचने वाली है। या ये मत समझिए कि रुक जाएगा, फैलने वाली है ये। सर, गृह मंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं जॉइंट कमिश्नर की, उसमें सर जांच क्यों करते हैं आप फौरन पकड़िए ना। आपके पास तो फेस रिकग्निशन ऐप है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, आपके पास पूरे कैमराज हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर बाहर के लोग घुसकर वहाँ पर मारपीट मचाते हैं, तूफान मचाते हैं और मीडिया के सामने कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या हमको डिसेंट का राइट नहीं है उन बच्चों को? और कितने ज़ख्मी हैं वो सरकार बताती भी नहीं है। बड़ी अफसोसनाक बात है ये, इसको मैं इसको कंडेम करता हूँ। और ये इस तरह का हाई हैंडेड बिहेवियर ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज आप सरकार में है, इसका ये मतलब नहीं है कि इटर्नल पावर आपके पास हमेशा आप रहेंगे। आज मैं हूँ, कल नहीं रहूँगा, कल आप है, कल आप नहीं रहेंगे। मगर आप जो मिसालें कायम कर रहे हैं ये आप ही को हाउंड करेगा एक दिन। आज आप पावर में आपको नज़र नहीं आ रहा है, मगर ये कल एक दिन आप ही को तकलीफ देगा। ये जो आप शैतान आज पैदा किए हैं ये कल आप ही को परेशान करेगा। ये जो आग आप आज शुरू किए हैं वो इससे कल आपका ही घर जलेगा और पूरी दुनिया में मुल्क का नाम नहीं बल्कि मोदी सरकार का नाम बदनाम हो रहा है। कुल मिला के जो असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने साफ तौर पे कहना है, उन्होंने आरोप लगाया कि JNU में जो भी कुछ हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। अब ये सीधा सा एलिगेशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का, और उनका कहना है कि जांच की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे जिन लोगों ने हमला किया उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। और JNU मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां एम्स के बाहर हमारे नुमाइंदा प्रीति इस वक्त खड़ी हैं। प्रीति, आप एम्स के बाहर मौजूद हैं, किस तरह का माहौल देख पा रही हैं? 20 से ज़्यादा जख्मियों को एम्स लाया गया था, क्या अभी भी वहां पर जख्मी मौजूद हैं या डिस्चार्ज कर दिया गया? क्या जानकारी मिल पा रही प्रीति? बिल्कुल आज़म, मैं बता दूं कि इस समय एम्स के बाहर खड़े हैं और कुल जो कल JNU में जिस तरीके से माहौल था और JNU में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई उसके बाद कुल 34 जो स्टूडेंट्स थे जिसमें से 3 प्रोफेसर थे उनको यहाँ एम्स अस्पताल में लाया गया था और उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। अभी ताज़ा अपडेट ये है कि उन 34 लोगों को जो यहाँ पे भर्ती करवाए गए थे उन सभी लोगों को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसमें से 3 प्रोफेसर थे और 10 से 12 जो छात्र थे वो ABVP के थे और बाकी JNU के यहाँ पे छात्र जिनको यहाँ पे भर्ती करवाया गया था। हालांकि अभी सबको उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है और ये जो पूरा जो मामला है इसको क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है आगे की जांच पड़ताल के लिए। जिसमें से जो 3 प्रोफेसर्स थे जब वो यहाँ से निकले तो उन्होंने मीडिया से तो कुछ बात नहीं की,
मीडिया से साफ तौर पर उन्होंने बात करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हाँ ये ज़रूर चलते चलते कहा कि जो भी कल जेएनयू में जिस तरीके की भी स्थिति थी, जो भी कल हुआ वो बहुत ही गलत था, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं कि लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी, जो स्टूडेंट्स थे वो भी नाराज़ थे, प्रोफेसर थे वो भी नाराज़ थे, क्योंकि जिस तरीके से कल रात में जेएनयू का माहौल हुआ था, जिस तरीके से मारपीट हुई, चाहे वो जांच का विषय है कि वो मारपीट कहाँ से हुई, किसने की, उसमें कौन लोग दोषी थे, जो नकाबपोश लोग थे वो कौन दोषी थे, ये आगे चलकर जांच का विषय है कि वो बाद में साबित होगा। लेकिन जिस तरीके से कल जेएनयू में माहौल था वो ज़रूर बहुत ही ज़्यादा निंदनीय माहौल था, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों पे हमला होता है और छात्रों को यहाँ पे एम्स अस्पताल लाया जाता है, उनका उपचार किया जाता है और उपचार के बाद हालांकि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन किसी भी उसमें कि इस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार वो बर्दाश्त नहीं है। जैसे आज प्रीति एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने बताया कि बड़ी तादाद में जो जख्मी थे उनको लाया गया था, इसमें बताया जा रहा था कुछ 2-3 लोगों को बताया जा रहा है बहुत ज्यादा जख्मी है, खासकर अगर हम जो अध्यक्ष हैं स्टूडेंट यूनियन की आशी घोष, उनके ताल्लुक से खबर आ रही थी लगातार कि बहुत ज्यादा जख्मी है, तो क्या उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल आजम, जैसे मैंने बताया कि कुल 34 लोगों को यहाँ पे लाया गया, जिसकी आप बात करें आयशी घोष, उनको भी यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है, उपचार के बाद यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया गया है। सभी लोग यहाँ से, अब एम्स की अगर मैं बात करूँ तो एम्स में अभी कल जेएनयू के कोई भी प्रोफेसर, कोई भी छात्र अब यहाँ पर नहीं है इलाज के लिए, क्योंकि सभी लोग यहाँ से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। 34 के आसपास जख्मी थे जिनको यहाँ पर लाया गया था, फिलहाल ट्रीटमेंट के बाद सबको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति इस तमाम जानकारी के लिए। जेएनयू मामले पर एमयू के पीआरओ उमर सलीम पीरजादा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मालूम है कि कंसल्टेटिव मीटिंग हुई थी और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और जितने फंक्शनरीज थे उसे रिव्यू करा गया था सिचुएशन को, और ये तय हुआ था उसमें कि विंटर वेकेशन जो है वो एक्सटेंड होगी। अब 6 जनवरी से यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी और ये फेज़ वाइज खुलेगी आगे, और उसके बारे में अपडेट्स जो है वो अपलोड हो जाएंगे। एमयू की जो वेबसाइट है, कंट्रोलर साहब इस पे वर्क कर रहे हैं और ये एडवाइस किया गया स्टूडेंट्स को कि विजिट करें और देखते रहें amucontrollerexams.com पे। जेएनयू कैंपस में तशद्दुद पर जुनूब मगरबी दिल्ली के डीसीपी देवेंद्र आर्या ने कहा कि मामले पर कार्रवाई की जा रही है। इनसे जब पूछा गया कि पुलिस पर इल्ज़ाम है कि वो तमाशाई बनी रही, तो उन्होंने जवाब दिया कि पुलिस ने अपना काम किया है। में कल जो वायलेंस हुआ उसको संज्ञान में लेते हुए हमने पुलिस स्टेशन वसंत कुंज नॉर्थ में ऑलरेडी एक एफआईआर दर्ज कर लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। घायल तकरीबन 30 से ज़्यादा संख्या है स्टूडेंट्स की जो घायल हुए हैं। प्रिलिमिनरी किसी को बहुत सीरियस इंजरीज नहीं है। मोर देन 60% जो हैं वो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस चीज़ को हम फर्दर देख रहे हैं। मैं अभी यही बोलूँगा कि पुलिस हैज़ रिस्पॉन्डेड वेल इन टाइम। नहीं, हम सोशल मीडिया एज वेल एज जितनी भी फुटेजेस अवेलेबल हैं सबको संज्ञान में ले रहे हैं। और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ने जानकारी प्राप्त की है न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से। एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई है। किसी भी संवैधानिक पद पे रहते हुए इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। इससे हमारे जितने भी छात्र हैं उनके जीवन पर असर पड़ता है, उनकी प्रगति पे असर पड़ता है। मैं आशान्वित हूँ, आशावादी हूँ कि राजनीति का अखाड़ा और राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल छात्रों को नहीं किया जाएगा। जो हुआ है, कोई भी एक भी भारतवासी नहीं है, एक भी जो उसकी निंदा नहीं करते हैं। और ये लोग, ये क्या, ये भय इनको ये है कि जनता एक हो रही है। इनका भय है कि अक्रॉस कैंपसेस स्टूडेंट्स की यूनिटी बन रही है, आम जनता की यूनिटी बन रही है। उनके लिए सबसे बड़ा डर है
जब जनता एक हो जाएगी तो बीजेपी और आरएसएस और उनकी जो विभाजन करने वाली नीति है वो उड़ाए जाएंगे, और इसीलिए इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। इसके बाद कैसे आप इस चीज को आप लोग आगे ले जाएंगे? देखिए, ये पहले बात है, जेएनयू में जो गुंडों ने अंदर घुसा है तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए। जो पुलिस ने पूरे तौर पर गुंडों का साथ दिया उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस को उनके ऊपर केस लगना चाहिए और प्रोसिक्यूशन होना चाहिए उनके खिलाफ। और जो वहाँ की प्रशासन है जेएनयू की, कहाँ थे वीसी? दीदी যেভাবে জেএনইউতে এরকম ঘটনা ঘটেছে সেটাকে খালি নিন্দনীয় বলা ইটস নট এনাফ।